हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएससी वॉरियर्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और यहाँ पे ये एमसीक्यूज जो हैं आप बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, नॉट जस्ट इन एसएससी, यू कैन सी सीजीएल एंड सीएचएसएल टू। ठीक है, तो जितने भी एसएससी में या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब में जितने भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पे पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, निम्न को कालानुक्रमिक क्रम में लगाएं या फिर आप बोल सकते हो कि काल के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं भाई डायनेस्टी के बारे में। अगर हम बात करें ना तो 711 तो आपको पता है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, आक्रमण किया था, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया उसने। आप बोल सकते हो ऊपर जो आपका कश्मीर का साइड था ना, तो वहां पे राजा ताहिर था, उसको हराया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई 1191 1192, ठीक है, इसमें दो युद्ध हुए थे। पहला दोनों युद्ध कौन से युद्ध है आपके? तराइन के युद्ध है ना। और दोनों युद्ध किसके साथ हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो पहले में मोहम्मद गौरी हार गया था, जिसका बदला लेने के लिए वो दोबारा आक्रमण करता है 1192 में, राइट। तो इसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी की तो कोई संतान होती नहीं है, तो दिल्ली सल्तनत पर 1206 में सबसे पहले कौन आता है? गुलाम वंश आता है, राइट। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता होगा, राइट, जो कि गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। पहला गुलाम वंश। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा खिलजी। तीसरा तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल। ये पूरा आपका सीक्वेंस है। तो हम बात करें कि भाई यहाँ पे गुलाम तो है नहीं, तो खिलजी आ जाएगा, राइट। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद आपका क्या है? मुगल है। और मुगल को हम पूरा कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि मुगल के दौरान ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था 1600 में, राइट। 1526 में कौन आ गया था? तो बाबर आ गया था, ठीक है। और 1600 में जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजों का आगमन भी हो गया था। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 4132, राइट। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये अभी हमने जो रिसेंटली वीडियो बनाई थी, जो रिकॉर्ड की थी, राइट, जो हमने समाज और संस्थापक के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, पीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो हमारे को पता है कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा क्या किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जातीय और जो धर्म, जो भेदभाव थे, उसको हटाकर लोगों को एकजुट करने का प्रयत्न करना था। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। तो आपको याद रखना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, जातीय और धर्म को एकजुट करने का उद्देश्य था, राइट। उसके हम बात करते हैं अगला, किसकी लेखनी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थी? तो यहाँ पे बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो करेक्ट आंसर होगा कि भाई किसकी लेखनी महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी? तो हमारे को बताना है लियो टॉल्स्टॉय जो थे उनकी। आप बोल सकते हो कि ये जो लेखनी थी महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और आप बोल सकते हो कि लगभग 19वीं शताब्दी में सबसे सम्मानित लेखकों में से एक थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभावित किया था? तो हमारे को पता है किसने किया था? उपागुप्त द्वारा क्या किया गया था? इनको प्रभावित किया गया था। और उपागुप्त कौन थे? ये भी एक बौद्ध भिक्षु ही थे। जैसे हमारे को पता है कि भाई बौद्ध बनने के लिए आपको किसी भी इंडिविजुअली धर्म में नहीं जाना पड़ता है ना, मतलब आप किसी के भी धर्म में हो, कोई मैटर नहीं करता। और उस समय जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी, है ना। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी प्रचलित थी। और जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो उस समय पैगंबर मोहम्मद नहीं थे, राइट। तो यहाँ पे जब हम इस धर्म के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें डिसीजन लिया गया कि भाई जितने भी जाति के लोग हैं या फिर जो भी अन्य धर्म के लोग हैं वो इसलिए बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ बातें जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। किसके? बौद्ध धर्म के। अब देखो इसके नियम जो थे वो बहुत ज्यादा कठिन हुआ करते थे, है ना। इसमें भिक्खु और भिक्खुनी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कौन हुआ करते थे? सिर्फ भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुनी यहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ पे इनके कुछ प्रिय शिष्यों में से सबसे प्रमुख जो हम बात करते हैं आनंद के बारे में, आनंद प्रिय शिष्यों में से एक थे। अब यहाँ पे जब भिक्षुनी को तो अलाउड नहीं था, सारे के सारे मेल ही आते थे,
तो आनंद द्वारा क्या बोला गया कि हमारे को भिक्षुणी को भी ऐड करना चाहिए भाई, उनको भी अलाउ करना चाहिए, वो भी अपना जीवन सरल तरीके से जी पाए। तो जिसकी वजह से गौतम बुद्ध ने क्या की भाई, अनुमति दे दी। और सबसे पहली महिला जो बनी थी वो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी खुद की दाई माँ थी। दाई माँ आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, एलोबरेट कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जैसे हमारे को पता है कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और 7 बोल सकते हो 1 हफ्ते में या फिर 7 दिनों के भीतर ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे जो इनकी बहन थी महामाया की जो बहन थी, क्या नाम था उनका, महाप्रजापति गौतमी जो थी, उनसे शादी कर लेते हैं कौन, सुद्धोधन। सुद्धोधन कौन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम है। और फिर महाप्रजापति गौतमी अपने पुत्र की तरह ही उनका पालन पोषण करते, बोल सकते हो कि पूरा पालन पोषण उन्हीं के अंडर होता है। और बाद में क्या होता है कि भाई गौतम बुद्ध अपना ये जो आपका कुल होता है किस कुल से संबंधित है, शाक्य कुल से संबंधित है ना, ये तो बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है, शाक्य कुल से संबंधित है और राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। बाहर की दुनिया देखी, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को साधारण जीवन जीना है, साधारण जीवन उन्होंने अपना व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इनकी शादी भी हुई थी, 16 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। किससे हुई थी, यशोधरा से। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राम। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। और यहाँ पे महाप्रजापति गौतमी ही जो थी वो कौन सी पहली भिक्षुणी थी, जो कि पहली भिक्षुणी बनी थी गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में। बात क्लियर। और जैसे कि हम यहाँ पे उपागुप्त के बारे में बात करते हैं, तो भाई उपागुप्त जो थे वो एक इत्र विक्रेता थे। कौन थे, यहाँ पे उपागुप्त जो थे वो तो एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। और ये जो थे वो क्या करते थे, पहले इत्र विक्रेता थे। अब जो इत्र विक्रेता है, अब ये बाद में जाके जब हम बात करेंगे, जब बौद्ध धर्म में जुड़ जाएंगे तो इनका कोई भी धर्म नहीं होगा, है ना, इनका कोई भी धर्म नहीं होगा। तो ये किसी भी धर्म से मतलब हम बात करें तो इनका सिर्फ एक ही धर्म है। हालांकि जब बौद्ध धर्म स्टार्ट किया गया था तो ये कोई धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, है ना, बस बौद्ध बनना आपको इन्होंने धर्म में कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया गया था बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो फिर इसको धर्म में कंसीडर किया जाने लगा, है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई कई सारे बाबा वगैरह होते हैं तो उनका वो अपनी एक संस्था चलाते हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, लोग उनकी पूजा भी करने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी था। तो यहाँ पे हीनयान का मतलब और महायान का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये चौथी संगति में डिवाइड हुए थे। कौन सी, चौथी संगति में डिवाइड हुए थे। और साथ ही साथ हीनयान और महायान में डिफरेंस है। महायान उनको बोला जाता है जो कि गौतम बुद्ध को महान मानते हैं, ठीक है। हीनयान उनको बोला जाता है जो गौतम बुद्ध को महान ना मानकर उनके विचारों को महान मानते हैं। तो इस प्रकार 2 श्रेणी में ये बढ़ गए थे, ठीक है। कौन सी संगति में, चौथी संगति में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोदी वंश की स्थापना किसने की थी भाई, राइट। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा की गई थी। और अंतिम जो था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था किसके साथ, बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसे कौन सा बोला जाता है युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है, राइट। ये तो हमारे को पता है। और यही से मुगल शासन जो था वो स्टार्ट हो गया था। आगे हम बात करते हैं भाई हर्षवर्धन की हार किससे हुई थी, ठीक है, कब नहीं है, किससे हुई थी, प्रथम इस टाइप है, ठीक है। तो हमारे को याद रखना है कि भाई हर्षवर्धन की हार जो हुई थी वो किसके साथ, किससे हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसकी हार हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पुलकेशिन द्वितीय, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो क्या थे, चालुक्य वंश के, किसके, ये चालुक्य वंश के हैं। चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध या फिर प्रमुख राजाओं में से एक है, जिनका काल आप बोल सकते हो 610 से लेके 642 तक था, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो किसके किस राजवंश के थे, चालुक्य वंश के। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होगा, डाउट होगा तो बताते हुए चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था, कौन सा राजा अनपढ़ था। और यहाँ पे हम किसी मुगलों के बारे में बात करते हैं भाई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर ही अनपढ़ था, है ना, बाकी तो सारे पढ़े लिखे थे, दिमाग तो था ही, है ना। तो ज्यादा दिमाग आ जाता है तो थोड़ा सा बौखला भी जाते हैं लोग, है ना। जैसे औरंगजेब ज्यादा ही बौखला गया था। तो औरंगजेब ने क्या किया था भाई, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु करवाई थी, सिखों के 10वें गुरु की इन्होंने मृत्यु करवाई थी। और किस लिए करवाई थी, सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से इन्होंने मृत्यु करवाई थी,
अब ये भी बताएं कि भाई जैसे हम बात करते हैं कि मुगलों में सबसे लंबा जो शासन काल रहा है किसका रहा है? औरंगजेब और अकबर का। कितने? 49 ईयर्स का रहा है। ठीक है। अब न्याय की जंजीर के बारे में जब हम बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है और ऑलरेडी हमने मुगलों वाले चैप्टर में किया भी हुआ है। तो न्याय की जंजीर जो थी वो किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के शासनकाल में थी। हमने बताई थी ना, जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने एक जंजीर लगाई हुई थी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती थी या फिर न्याय चाहिए होता था तो जंजीर खींची, एक घंटी बजती थी, ठीक है, जिससे पता लगता था कि भाई हाँ कोई व्यक्ति जो है न्याय चाहता है, और क्या करता था? वो न्याय करता था। कौन? जहांगीर, है ना। और ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल चूक के सिद्धांत से संबंधित है? अब यहाँ पे चूक का जो सिद्धांत है आप ये समझिएगा कि इसका जो तात्पर्य है वो इस प्रकार है कि भाई एक ऐसा आपको गवर्नर बताना है जिसकी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो लगभग भारतीयों के हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लास्ट में जीती थी ना, लगभग भारतीय लोग जो 1857 की क्रांति उसमें जीत ही रहे थे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे कौन थे उस समय? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग और लॉर्ड चर्चिल। कौन थे हमारे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई एक दिन ये फल जो है हमारे मुंह में आके गिरेगा, मतलब एक दिन ये गिलास का फल हमारे मुंह में ही आके गिरेगा। और इसका तात्पर्य उसका अवध से था, क्योंकि अवध को तो उनको लेना ही था। अवध को क्यों लेना था? क्योंकि नील और कपास की खेती के लिए वहां की जमीन बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो सिंपल सी बात है कि भाई उनको वो जमीन तो हथियानी है कैसे न कैसे। अब भाई राजा को हटाएं कैसे? क्योंकि जनता तो प्रभावित है, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने एक सहायक संधि भी लगाई थी जिसको हड़प नीति बोलते हैं, है ना, जिसमें यह मना कर दिया था कि दत्तक पुत्र जो है वो मतलब दत्तक पुत्र जो है वो सिंहासन पर नहीं बैठेगा। जैसे झांसी की रानी बात करें तभी तो इस विद्रोह में आई थी। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है उसी को ही चूक के सिद्धांत से संबंधित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हट गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है ना और देश में शासन भी वही कर रही है, ब्रिटेन के हाथ में तो नहीं था। लेकिन जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिए गए और किसके पास दे दिए गए? वापस ब्रिटेन के पास चले गए कि भैया वो जो है वो खुद अपना देखेंगे शासन वगैरह, व्यापार यहाँ पे वो खुद कर सकते हैं, व्यापार के लिए अनुमति है। आगे हम बात करते हैं भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वो कौन था? मेगास्थनीज, जस्टिन, कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर। हमारे को बताना है कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिका, उससे भी हमारे को काफी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और दूसरा कि ये जो आपका मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो किससे किया रहेगा? पुर्तगाल से करेगा, क्योंकि ये समय जब हम बात करते हैं भाई उस समय के बारे में तो उस समय सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल ही दो ऐसे देश थे जिनके पास भारी मात्रा में ये सारी चीजें उपलब्ध हुआ करती थी। तो किससे खरीदे थे? पुर्तगाल से। आगे हम बात करते हैं, ये रिसेंटली हमने दोबारा वीडियो बनाई थी भाई वेदों की और लोटो का आह्वान किसने किया था, किसके द्वारा बोला गया था? राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर अरविंदो घोष। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही क्या किया गया था? वेदों की और लोटो का आह्वान किया गया था। और वेदों की और लोटो का मतलब है कि उस समय जैसे समाज को वापस वेदों की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि आप वेदों को क्या करो? दोबारा से पढ़ो, दोबारा से क्या करो? वेदों की ओर जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन में टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। प्रमुख व्यक्ति कौन था? साइमन था। और साथ के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। अब भारतीय लोगों ने इसी की वजह से साइमन कमीशन जब भारत में आया था और इसी वजह से आप बोल सकते हो कि लाला लाजपत राय की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी? 1928 में। किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और लाला लाजपत राय से भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रेरित थे। लाहौर षड्यंत्र तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि ये जो आंदोलन था, जो गदर आंदोलन जो हमारा 1914 से हमारा जो चल रहा था, ठीक है, सॉरी 13,
जो ये गदर आंदोलन चल रहा था उसी आंदोलन में ये सम्मिलित हो गए थे। और कारण ही यही था, क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों की वजह से, और इसी वजह से भगत सिंह जो थे वो इस आंदोलन में जुड़े और लाहौर षड्यंत्र में उनका हाथ था, ये तो हमारे को पता ही है। यहाँ पे साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये तो हमारे को पता ही है, यही मीन होगा। उन्हें लगा कि ये केवल दिखावा है, ये तो बिल्कुल गलत ही होगा ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, इनमें से किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नेल्लोर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? नेल्लोर। नेल्लोर शहर जो है कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? हाँ, ये आप बोल सकते हो पेन्ना नदी के किनारे स्थित है, जहां पे झींगा मछली जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? झींगा मछली सबसे ज्यादा पाई जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि झींगा की राजधानी भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न याद रखिएगा। तो झींगा की राजधानी किसे बोला जाता है? नेल्लोर को बोला जाता है। और नेल्लोर कहां पर है? राइट। आगे हम बात करते हैं, किस स्थान का उल्लेख करें उस स्थान का है यहाँ पे। ठीक है, उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया था। जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। और उनकी मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में जब उनकी मृत्यु हुई तो इसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। याद रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ निर्वाण किसे बोला जाता है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसे ही निर्वाण बोला जाता है, और जब उनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में तो उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बात क्लियर? अच्छा, मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह, है ना, राजगृह, राजगृह बोल सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? द्वैध शासन का मतलब हमारे को पता है ना, ये हम बात करते हैं, अभी हमने रिसेंटली टॉपिक भी किया था 1906 में, है ना, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी 1906 में, मुस्लिम लीग पार्टी बन गई थी। और मुस्लिम लीग पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? क्या नाम था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1909 में एक और अधिनियम आया जिसे क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है। उसके बाद 1919 में जो आया था द्वैध शासन प्रणाली जो आया था उसे आप बोल सकते हो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें डिसाइड कर दिया गया था भाई क्या होगा, द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है कि बंगाल विभाजन हो गया था, है ना, और बंगाल विभाजन में ये डिसाइड कर दिया गया था कि मुस्लिम वाला क्षेत्र जो होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो होगा वहां पे मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, और हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदू प्रतिनिधि होना चाहिए चुनाव के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई। और इसका आप बोल सकते हो कि ये आपका जो गदर पार्टी आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद कौन सा चला था? उसके बाद गदर पार्टी की वजह से कामाघाटा मारू घटना हुई थी। उसके बाद कौन सा चला था? होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब चला था? 1916 में। और होम रूल आंदोलन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि अंग्रेजों से प्रशासन व्यवस्था अपने हाथ में ली जाए। ठीक है, तो उसी की वजह से आप बोल सकते हो वही कुछ कारण है जिसकी वजह से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। आगे हम बात करते हैं, ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था संस्थापक वाले में, समाज और संस्थापक में। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो हमारे कौन थे भाई? महात्मा गांधी। ठीक है, और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पब्लिश कब हुई थी? 1909 में। और जो असहयोग आंदोलन चला था उन्होंने अपनी पुस्तक के हिसाब से चलाया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया हुआ था कि अंग्रेजी शासन अगर भारत में रुका हुआ है तो उसका कारण ये है कि भारतीय लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, अगर उनको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका सहयोग बंद करना पड़ेगा। इसमें से हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो करेक्टर होगा आपका B.R. अम्बेडकर। गांधी जी नहीं होंगे, 1930 में नहीं थे, नमक आंदोलन चल रहा था, है ना। 31 में क्या था कि भाई वो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो तीनों में कौन थे? B.R. अम्बेडकर। आगे हम बात करते हैं
शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पिय और पियदर्शी कहा गया है? देवनाम पिय और पियदर्शी जो बोला गया है वो अशोक को बोला गया है। किसको बोला गया है? अशोक को बोला गया है। देवों के प्रिय है ना, देवों के प्रिय और यहाँ पे देखने में सुंदर, ठीक है, तो किसको बोला गया है? अशोक को बोला गया है। आगे हम बात करते हैं, उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के क्या थे? समकालीन थे। कौन थे समकालीन? राइट, कौन थे? संत तुकाराम। ठीक है, हाँ, इन्हें आप सिंपल वे में तुकाराम के नाम से भी जाने, सॉरी तुकाराम बोला तो सही है ना, पर है ना, तुकाराम, तो संत तुकाराम या फिर आप बोल सकते हो तुकाराम से भी इनको जाना जा सकता है। और 17वीं शताब्दी में महान संतों में से एक थे ये। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था? ये हमने डिस्कस भी किया था, तो कौन सा किया गया था? जौ। और चावल और गेहूं क्या है? जंगली फसल है। तो खाओगे नहीं, पेट कैसे भरोगे? सॉरी, यहाँ पे वर्साय की संधि ने अल्सेस लॉरेन को पुनर्स्थापित किया कब? किसके साथ आप बोल सकते हो, किसके साथ किया? तो हमारे को क्या बताना है? फ्रांस के साथ किया था। और वर्साय संधि है क्या? देखो, वर्साय संधि 1919 में, आपको पता है कि भाई वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म हो रहा था, ठीक है, और दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, और जर्मनी की वजह से ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, है ना, जर्मनी यहाँ पे कारण था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जर्मनी पे रोक लगाने के लिए एक संधि हुई थी। क्या हुई थी? संधि हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जर्मनी कभी भी आगे जाके अपने आप को विकसित नहीं करेगा, और ये जो जर्मनी होगा वो किसके अंडर रहेगा? 3 देशों के अंदर रहेगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये जो संधि है वो जर्मनी के साथ एक महत्वपूर्ण संधि थी, ठीक है, जिसमें डिसाइड कर दिया गया था कि जर्मनी जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल, विलियम जॉन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, और इसकी लिपि कौन सी भाषा में थी? फरोसी और ब्राह्मी, मेनली ब्राह्मी। ठीक है, आर्य को आर्टिक होम सिद्धांत का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? बीजी तिलक, पार्गिटर, एसी दास या फिर जैकोबी। किसके द्वारा किया गया था? बीजी तिलक द्वारा आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का समर्थन किया गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलारा कालमा, कपिला या फिर पतंजलि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, अलारा कालमा। आप ये भी समझिएगा कि भाई यहाँ पे गौतम बुद्ध के हालांकि गुरु तो ज्यादा थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम गुरु के बारे में बात करें तो वो कौन थे? अलारा कालमा ही थे। आगे बात करते हैं भाई, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या है? जो हम वेदों के बारे में जो हम बात करते हैं उसका गद्य संग्रह क्या है? संहिता, उपनिषद, यहाँ पे आर्याकाश या फिर ब्राह्मण्स। क्या होगा? या फिर आप बोल सकते हो आर्य, यहाँ पे बोलोगे ना, क्या होगा भाई? ये तो हमारे को पता है ना, संहिता है। क्या है? संहिता है। उपनिषद कितने हैं टोटल? 108। आगे हम बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सिखाई और अपनाई गई अहिंसा भारतीय सिद्धांत में निहित है क्या? क्या बताया था उन्होंने? महात्मा गांधी द्वारा सिखाई और अपनाई गई अहिंसा भारतीय सिद्धांत में निहित है, क्या है वो? अहिंसा है। क्या है? उन्होंने हमेशा अहिंसा ही तो सिखाई है ना। जब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो भी आंदोलन चलाया अहिंसा के रूप में ही चलाया। चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? अपना असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था, है ना। सत्याग्रह चलाते थे, सत्य की राह पर चलकर आगे बढ़ना। आगे हम बात करते हैं भाई, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। अब जैसे हम बात करते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे क्योंकि इन्होंने नारे लगाए थे और ये बात भी बोली थी कि भाई कांग्रेस के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों क्या हो जाएंगे? एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, 1885 के दौर में हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे।
आगे हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। आगे हम बात करते हैं, उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? दारा सिको द्वारा भगवत गीता का फारसी में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, कर्जन, माउंटबेटन या फिर कैनिंग? यहाँ पे सबसे पहले जो थे वो कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। चार्टर अधिनियम तो वगैरह याद ही होंगे, ठीक है। तो इन्हीं के और जब हम बात करें तो ये जो चार्टर अधिनियम का जो हम बात करते हैं भाई 2-3 बार जो हुए थे, उसी समय तो ये बदलाव किए गए थे, है ना। और दूसरा हम बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? विभाजन जब हुआ था तो तभी तो ये उपस्थित थे, और इनको ये डिसाइड करना था कि विभाजन होगा या फिर नहीं होगा, तो होगा तो कैसे होगा। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, लेकिन वो किससे हुई थी? मोहम्मद गौरी से हुई थी। पहली बार में आप बोल सकते हो जीत गए थे 1191 और 1192। किस नाम से जाना जाता है? तराइन का युद्ध बोला जाता है। तो पहले में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे में मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पे तो हट गया भाई, अब दिल्ली सल्तनत पे ही तो थे मोहम्मद सॉरी पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सल्तनत पे थे, तो वहां से उनको हटा दिया गया, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी अपनी जगह पर वापस जाएगा तो उसको किसी न किसी को तो बैठाना पड़ेगा। तो 1206 में किसको बैठा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा दिया, खुला वंश का सबसे पहला शासक। इनमें से किसने सबसे पहली बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, याद रखना है। हालांकि ये वेस्टर्न कल्चर, वो जो वेस्टर्न जो नॉलेज थी उसका भी इन्होंने इतना विरोध नहीं किया था, क्योंकि इनका मानना था कि वेस्टर्न जो नॉलेज आएगी तो इससे भी क्या होगा कि देश आगे बढ़ेगा। और सिंपल सी बात है, जब आप नॉलेज लोगे तो आपको अंग्रेजों के बारे में भी पता चलेगा। इनका मेन जो मोटिव था वो ये था, वे वेस्टर्न नॉलेज को भी अपनाओ, क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज जब तुम लोगे तो अंग्रेजों की जो सोच है वो भी तुम्हारे को प्रभावित करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आंदोलन या फिर स्वराज पाने में मार्ग को ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मार्ग को काल के अनुसार लगाना है कि भाई कब कौन सा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्ग को क्या बताना है? पहला क्या हुआ था? पहला साइमन कमीशन हुआ था, दूसरा क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, तीसरा गांधी ऋण समझौता हुआ था, फिर चौथा क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, है ना। ये तो सारा पता ही है आपको, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलिए ये बताएं कि सबसे पहला जो हम बात करते हैं कि ये हमारा जो बी करेक्ट आंसर होगा, साइमन कमीशन जो आया था भारत में कब आया था? 27 में बना था, 28 में आ गया था। लाला लाजपत राय की भी मृत्यु उसी में हो गई थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि दूसरा दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी बोल सकते हो, और सबसे पहले स्वराज की मांग भी की गई थी कब? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और पूना पैक्ट 1932 में। इसी तरह से सीक्वेंस बनेगा ना, पूना पैक्ट तो बीच में लाओगे नहीं ना। तो 1932 में क्या हुआ था आपका? पूना पैक्ट हुआ था। प्रयाग का शहर, सॉरी, प्रयाग शहर का नाम अल्लाह का शहर या फिर शहर अल्लाह किसने रखा था? प्रयाग शहर का नाम अल्लाह का शहर, अल्लाह किसने रखा था ये पूछा गया। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर, तो किसने रखा था? अकबर द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन नहीं होगा, है ना, इरविन नहीं है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है,
लॉर्ड वेवल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचता है लास्ट, लॉर्ड लिथगो जो थे वो क्या थे उस समय भारत के, हाँ जी। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी शुरू करने वाले दूसरे नेता कौन थे? जब हम बात करते हैं कि भाई 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि 1920 तक जो थे दो और आंदोलन जुड़ गए थे, खिलाफत आंदोलन और एक और था असहयोग आंदोलन, दो आंदोलन और जुड़ गए थे। उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, ठीक है। इन सब की वजह से कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो कहां पर थे? जेल में थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी जो बनी थी उसका मेन उद्देश्य भी ये था कि जो प्रांतीय चुनाव होंगे उसमें ये भी हिस्सेदारी करे, ठीक है। कि भाई पूरा जो अंग्रेजों को सफाया करने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था, और दूसरा कांग्रेस पार्टी थी भी नहीं उस समय, थी पार्टी लेकिन महत्वपूर्ण नेता नहीं थे, जिस वजह से इस पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। उसके बाद आप बोल सकते हो कि जब कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर बाहर आ गए तो क्या हुआ भाई, इन लीडर्स के साथ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे महत्वपूर्ण नेता जो थे वो किसमें सम्मिलित हो गए? कांग्रेस में। ओके, यहाँ पे गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? याद रखना, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जब यहाँ पे उपदेश दिया तो उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए इनमें से किस बैंक से ऋण लिया था? इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगेगा, तो यहाँ पे किस बैंक से इन्होंने पैसा लिया था? तो आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो अंतिम में यहाँ पे रोलैक्ट एक्ट 1919 किस अवधि के दौरान कौन सा अधिनियम लाया गया था, या फिर 1919 की अवधि के दौरान कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो हमने बात भी की अभी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था, राइट। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। 2010 से लेके जो अब तक करंट में पूछे गए हैं सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। तो पुलिस समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा नहीं, राइट। तो अभी के लिए हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।